चाइल्ड मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? थोड़ा सा जो स्ट्रेस होना चाहिए, इसको हम दो टाइप बोलते हैं स्ट्रेस के। एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। पिछले 4-5 सालों में कितना इंक्रीज देखा है ऐसे मेंटल स्ट्रेस इश्यूज में या मेंटल डिसऑर्डर्स में? एवरी 4 to 5 पीपल में से 1 या 2 पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न। एक स्टडी में मैं पढ़ रही थी कि 1 out of every 68 kids maybe worldwide is an autistic kid. तो ये इंक्रीज इतना क्यों है इन ऑटिज्म? अगर आप किसी बच्चे को गाड़ी दोगे बचपन में तो गाड़ी को जूम करके चलाएगा, लेकिन जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं ये एक पर्टिकुलर टायर के साथ ही खेलते रहेंगे। अच्छा। उसको उल्टा करके उसको घुमाते ही रहेंगे, फिर आप उनका नाम बुला रहे हो वो आपको देख ही नहीं रहे हैं। तो ये क्योरेबल है? ये मैं सारे पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मोबाइल टीवी की वजह से ऑटिज्म नहीं होता। ये बच्चे प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस कंडीशन के लिए। तो जब आप इसको ये मोबाइल या टीवी देते हो साथ में, उसकी वजह से वो ऑलरेडी प्रीडिस्पोज कंडीशन में रिस्क फैक्टर्स हाई हो जाते हैं। हमारे जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं जो बच्चों की वैक्सीनेशंस करते हैं, उनके साथ में एक डेवलपमेंटल चेकलिस्ट होनी चाहिए। 3 महीने का बच्चा आया, आपने वैक्सीन लगा दिया, उसी पे आपने टिक कर दिया, डज ही स्माइल बैक, गिव्स मी सोशल स्माइल और नॉट, डज ही ट्रैक ऑब्जेक्ट्स, मैंने साथ में ऑब्जेक्ट रखा, पीडियाट्रिशियन ने भी देख लिया, उन तीनों को टिक भी कर दिया। अगर एक नहीं आ रहा तो लाल झंडी है हमारे लिए। तो ये मैंडेटरी क्यों नहीं हो सकता कि आप एक साइकोलॉजिस्ट या आप किसी न्यूरो डेवलपमेंट वाले डॉक्टर के साथ उसका एक अपॉइंटमेंट चेकअप कराओ? खर्चे लगते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटीज इतनी नहीं होती हैं। कितने तरीके के ऑटिज्म होते हैं? 2013 से पहले ऑटिज्म के अलग अलग क्लस्टर, अलग अलग टाइप्स थे, जिसको हम बोलते थे पीडीडी, एनओएस, रेट सिंड्रोम था या फिर बाकी सारी चीज़ें थी। 2013 के बाद इन सब को क्लब कर दिया गया और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डाल दिया गया। इसमें 5 ऐसे क्या रेड फ्लैग्स हैं जो कुछ माइलस्टोन्स पे पेरेंट्स को थोड़ा देखना चाहिए, तो वो क्या होंगे? बच्चे अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सारी ज़िंदगी बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो बच्चों के लिए ही जीते हैं, बच्चों के लिए ही कमाते हैं और बच्चों को ही वो सुखी देखना चाहते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के साथ कुछ ऐसे न्यूरो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो पेरेंट्स जब उनको पता चलता है तो वो बहुत ही तकलीफ़ में आ जाते हैं और पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि ये हैंडल कैसे करें। ऑटिज़म उनमें से एक ऐसा डिसऑर्डर है और आज ऑटिज़म के नंबर्स भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये सब बातों पर बात करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही, आई थिंक इंडिया के शायद वो टॉप एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनको गूगल करोगे सबसे पहले उनका नाम आता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इमरान नूरानी। ये कंसल्टेंट है गंगाराम हॉस्पिटल में, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट है वहाँ पे। और इनकी अपनी भी क्लिनिक्स है माइंड मेडोज करके जो इन्होंने खोली है, ही इज़ द फाउंडर देयर। और चाइल्ड डेवलपमेंट केयर और चाइल्ड डेवलपमेंट में ये एक्सपर्ट हैं और ऐसे डिसऑर्डर्स को कैसे हैंडल करना है ये उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड में हम ये सीखते हैं कि ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर्स को आप कैसे, पहले तो आपको पता चले कि वो है कि नहीं है, और अगर हैं तो कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। तो समझे क्या के एपिसोड में आइए मिलते हैं डॉक्टर इमरान नूरानी से। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूरानी, आप मेरे पॉडकास्ट में आए एंड आई एम होपिंग कि लोग ऑटिज्म और ऐसे डिसऑर्डर्स की जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से कम समझ पाएंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे हमारे पॉडकास्ट पे। तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट बाय आस्किंग यू हमें आइडिया है साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, पर जब आप कहते हो कि मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ या हमारी क्लिनिक्स ये करती हैं, तो व्हाट डज दैट रियली मीन? राइट, सी साइकोलॉजिस्ट इज़ अ मनोवैज्ञानिक जो चाइल्ड डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अब चाइल्ड डेवलपमेंट 10-15 साल पहले कुछ माना नहीं जाता था कि बच्चे पैदा हो गए, बच्चे खुद से पल गए और कब उनकी शादी भी हो गई हमें समझ ही नहीं आता था कैसे हुआ। अब जो ट्रांजिशन हुआ थ्रू अर्बनाइजेशन एंड जो हमने जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में ट्रांजिशन किया, उसकी वजह से जो बच्चों पे इम्पैक्ट हुआ, उनकी डेवलपमेंट जिसको विकास बोलते हैं, उसको केटर हम करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। साथ साथ में मेंटल हेल्थ सबको पता है कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव रही तो हम वी आर सक्सेसफुल। इफ़ वी डोंट फॉलो आवर मेंटल हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ इट, वी आर नॉट सक्सेसफुल। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बचपन से लेके, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके डे 1 से लेके 90 ईयर्स की एज तक
इस पूरे लाइफ स्पैन को हम कवर करते हैं। अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में होते हैं, लेकिन मैं चाइल्ड डेवलपमेंट भी देखता हूँ और मेंटल हेल्थ भी देखता तो चाइल्ड मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? हूँ। बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने सुना होगा कि 6 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन डायग्नोसिस हो सकता है। बच्चे जो छोटे होते हैं 3.5 साल 5 साल की उम्र में, अगर छोटा बच्चा जब होता है, पैदा होता है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, अगर उसको कंसिस्टेंटली मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही है और कुछ समय के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, तो आप उसकी जो आवाज़ सुनोगे ना, वो चीखने की आवाज़, दैट इज़ वन ऑफ ए डिस्ट्रेस साइन। सो मेंटल हेल्थ तो बचपन से ही पैदा स्टार्ट होती है। हम उसको टेक केयर कर पाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट मदर साथ में रहती है, लेकिन जब यही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, पेरेंटल प्रेजेंस होनी चाहिए, सिबलिंग राइवलरी स्टार्ट होती है, फिर पीयर प्रेशर्स डेवलप होते हैं। 3 साल 5 साल और 7 साल की उम्र तक जब बच्चा फर्स्ट ग्रेड में पहुंचता है, तो उसकी जो परवरिश हुई होती है और जो आसपास में लोग उसको नरिश करते हैं, कैसा एनवायरनमेंट मिला है उसको बच्चे को, उसकी पूरी लाइफ जो है ना पर्सनैलिटी शेप हो जाती है। पर डॉक्टर ये तो आई थिंक ये आम जिंदगी ही है, बिकॉज हम स्कूल जाते हैं, पीयर प्रेशर हमेशा ही सबको होता है। आजकल तो सोशल मीडिया प्रेशर अलग है थोड़ा जब आप बड़े होते हो, एंड मतलब आप वो बुलिंग ये सब चीज़ों से गुजरते ही हो। आई थिंक हम सब गुजरे, तो वाई इट हैज़ बिकम सच अ बिग इशू नाउ कि अब ये मेंटल हेल्थ का इतना बड़ा इशू बन चुका है? सी व्हेन वी से दैट स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ का जो कोर होता है, स्ट्रेस ऑफ थोड़ा सा जो स्ट्रेस होना चाहिए, इसको हम 2 टाइप बोलते हैं स्ट्रेस के। एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जब तक नहीं होगा, ट्रू स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा पुश करना, मोटिवेशन रखना हमारे लिए यू स्ट्रेस का काम है। अगर यही स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाता है, बहुत टाइम के लिए इम्पैक्ट करता है, तो हम उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। अगर स्ट्रेस डेली फंक्शनिंग में, रोज़ आपकी जो दिन भर की जो काम होते हैं उसमें इंटरफेयर करने लगेगा, तब मेंटल हेल्थ कंसर्न्स बन सकते हैं। पुराने ज़माने में हम जो आप कह रहे हो, एक जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, आपने फादर से डांट खाई और आप चाचा के पास चले गए, चाचा की नहीं सुनी तो बुआ ने सुन लिया, और टाइम भी बहुत ज़्यादा होता था। आजकल जो रश है, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या करियर ओरिएंटेशन हो रहा है, उसकी वजह से किसी के पास टाइम ही नहीं है सुनने का बच्चे को। अगर बच्चा शाम को पापा के पास आता है, जो ऑफिस से थक के आया हुआ है, 5 मिनट उसको चाहिए बच्चे के साथ, ही इज़ नॉट गेटिंग इट। That is why it is taking toll on these children, and mental health concerns are on a surge because the presence and physical presence and mental presence of parents is not there. तो अगर हम नंबर्स में बात करें, आपने लेट्स से पिछले 4-5 सालों में कितना इंक्रीज देखा है ऐसे मेंटल स्ट्रेस इश्यूज में या मेंटल डिसऑर्डर्स में? जब से कोविड हुआ है, तब से तो पूरा बॉम्ब, इट्स लाइक अ बॉम्ब, इट वाज एन टिकिंग बॉम्ब। और कोविड की वजह से ये जो फट गया है पूरा, इट इज़ लाइक एवरी 4 to 5 पीपल में से 1 या 2 पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न, एंड वो विजिबल हैं। ऐसे तो ऐसे लोग हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं, जिनका तो पता भी नहीं है। और आपने अभी जो बोला कि पहले भी तो ऐसे ही होता था, हम भी तो निकल गए, तो ये जो ये मिथ है कि हमने तो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो मिस हो रही है कि उनके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। और तो डॉक्टर, मैंने ना रिसेंटली बहुत द वर्ड ऑटिज्म इतना सुनने में आता है। इनफैक्ट आई नो लॉट्स ऑफ पीपल हु आर क्लोज टू मी जिनके बच्चों को ये डिसऑर्डर है एंड प्रॉब्लम है। एक स्टडी में मैं पढ़ रही थी कि 1 out of every 68 किड्स मे बी Worldwide, वर्ल्डवाइड इज एन ऑटिस्टिक किड। तो ये इंक्रीज इतना क्यों है इन ऑटिज्म? See, autism basically is rising like anything. Okay, it is one of the studies जिन्होंने कहा कि 2050 तक 50% of the population in US of children can be autistic. Okay, in US, yeah. So अब the problem is that हम इसको identify जल्दी कर पा रहे हैं. Awareness within the parents has been very high. Diagnostic tools जो अभी हमारे पास हैं वो readily available हैं, और जो new young parents हैं, they are able to pick these children very young. हमारे पास 3 महीने का बच्चा आता है, जो मदर कहती है कि वो बच्चा मेरे को आई कांटेक्ट नहीं दे रहा सर। अगर मैं ट्रैकिंग करती हूँ, आगे पीछे मूव करती हूँ, वो मेरा बच्चा आगे पीछे नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है इसको कोई दिक्कत है। तो ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को सुन के बात को समझने में दिक्कत आती है। साथ साथ में वो बच्चे रिपीटेटिव और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स करते हैं, एक ही चीज़ के साथ खेलना, एक ही चीज़ के साथ रुचि रखना, और साथ साथ में फॉर एग्जांपल आपने कुछ बच्चे देखे होंगे हाथों के साथ खेलते हैं,
या फिर हैंड फ्लैपिंग करते हैं। अगर आप किसी बच्चे को गाड़ी दोगे बचपन में तो गाड़ी को जूम करके चलाएगा, लेकिन जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं ये एक पर्टिकुलर टायर के साथ ही खेलते रहेंगे, उसको उल्टा करके उसको घुमाते ही रहेंगे। फिर आप उनका नाम बुला रहे हो, वो आपको देख ही नहीं रहे हैं। इनमें जो शेयरिंग ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट होता है, आप किसी भी बच्चे को 3 साल पे कोई टॉय दोगे तो वो बच्चा दौड़ के मदर के पास आएगा, शेयर करेगा जॉय एंड एक्साइटमेंट। तो ये जो ऑटिज्म डायग्नोसिस है ये बड़ा नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस बड़ी है, क्योंकि डायग्नोस्टिक टूल्स रेडीली अवेलेबल हैं, पेरेंट्स आर वेल अवेयर। और पुराने ज़माने में डर लगता था, अब पेरेंट्स इतना नहीं डरते हैं। वो कहते हैं जितना जल्दी हो सकता है उतना इस दिक्कत की पता चल जाएगा एंड वी कैन वर्क इट आउट। तो ये क्योरेबल है? राइट, सी देयर इज़ अ ह्यूज डिस्कशन अबाउट कि ऑटिज्म डिजीज़ है, इसको क्योर करना है। मैं जो मानता हूँ, जो स्टडीज़ भी कहती हैं, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ऑटिज्म इज़ अ कंडीशन। ऑटिज्म वाले बच्चे को बात सुन के समझ नहीं आ रही होती, इसलिए वो बोल के हमें समझा नहीं पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे फ्रेंच में बात करूं, फिर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप मुझे फ्रेंच में जवाब दो, लेकिन मैंने आपको फ्रेंच समझाया नहीं। तो ऑटिज्म इज़ अ कंडीशन जिसको हम मैनेज अच्छे से कर पाते हैं, प्रोवाइडेड प्रॉपर डायग्नोसिस एंड असेसमेंट्स हो जाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मिले उनको, और राइट साइंटिफिकली बैक्ड इंटरवेंशंस अगर होंगे, पेरेंट ट्रेनिंग हो पाएगी अच्छे से, थेरेपीज टीम उनके साथ काम करेंगी, तो ये बच्चे फुल्ली फंक्शनल हो सकते हैं। तो इट्स लाइक यू आर बोर्न विद इट, आप कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब इन द सेंस कि इट्स नॉट आपने जुकाम हुआ और दवाई ली और कुछ टाइम में ठीक हो गया। इट्स नॉट लाइक कि आजकल जैसे वर्चुअल ऑटिज्म आपने सुना होगा। हाँ जी। वर्चुअल ऑटिज्म कोई डायग्नोसिस नहीं है। Okay. ये मैं सारे मेरा पेरेंट्स question था वैसे, what is virtual autism? ये मैं सारे पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मोबाइल टीवी की वजह से ऑटिज्म नहीं होता। ये बच्चे प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस कंडीशन के लिए। तो जब आप इसको ये मोबाइल या टीवी देते हो साथ में, उसकी वजह से वो ऑलरेडी प्रीडिस्पोज कंडीशन में रिस्क फैक्टर्स हाई हो जाते हैं। बट डॉक्टर्स समटाइम्स से दिस कि ये मोबाइल की वजह से हो रहा है या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है। राइट, दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन दैट मोबाइल दिखाने से बच्चे को ऑटिज्म हुआ। दिस इज नोवेयर इन द बुक्स। जो किताबें होती हैं हमें हमेशा बैक्ड बाय साइंस एंड बैक्ड बाय सम रिसर्च बेस्ड एविडेंस, जिसको हम बोलते हैं। हाँ, डेफिनेटली मोबाइल दिखाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे को बोलने में डिले आ सकता है, बच्चे को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, ऑटिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो बहुत बढ़ सकते हैं। और जब कोई चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन, बच्चा पहले बोल रहा है 1.5 साल में, अचानक से बोलना बंद कर दिया और ऑटिज्म सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम पे हमने मोबाइल भी दिखा दिया, तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वो बढ़ गई। बट मदर्स यूजुअली बहुत गिल्ट में रहती हैं कि उनको बोला जाता है कि आपने मोबाइल टीवी दिखा दिया, आपने बच्चे को टाइम नहीं दिया। वो ऑलरेडी इतनी परेशान होती हैं कि वो कहती है शायद उसी की वजह से हुआ। तो वी आर बस्टिंग दिस मिथ टुडे दैट मदर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन, कि उनकी वजह से ऑटिज्म हुआ है। तो कैन एन ऑटिस्टिक चाइल्ड लीड अ नॉर्मल लाइफ? मतलब जैसे डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, स्टडिंग, कॉलेज, जॉब, मैरिज, इज इट नॉर्मल? हो सकता है? सी, ऑटिज्म प्रोग्नोसिस जो हम बोलते हैं, आउटकम्स जो बोलते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपने बच्चे को किस उम्र में डायग्नोसिस किया। 2 साल की उम्र में हम ऑटिज्म डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम वेट एंड वॉच ना करें। सेकेंड, बहुत सारे बच्चे उनको जिनको अर्ली इंटरवेंशन मिला है, सिवेरिटी कितनी है ऑटिज्म की, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। फिर पेरेंटल एजुकेशन, isn't it, कि पेरेंट्स को हम सिखाते हैं वो घर पे कितना काम कर पाते हैं, एंड अल्टीमेटली द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जिनको माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म होता है वो फंक्शनल हो सकते हैं। फंक्शनल मतलब होता है अपना ध्यान रख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, प्रोवाइडेड दे गेट सम कंसिस्टेंट हेल्प फ्रॉम अर्ली ईयर्स। सेकेंड, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो मैं ही देखता हूँ, मैं ही डायग्नोसिस देता हूँ, एंड दे आर इन कॉलेज, दे आर इन जॉब्स एंड दे हैव बीन डायग्नोज्ड एट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जब हम पहले उनका बुद्धि की जांच करते हैं, आईक्यू करते हैं, बिल्कुल 50s में आता है। फिर जब 2-3 साल के बाद काम करके थेरेपी करके करते हैं, 104, 105 आईक्यूज आते हैं। अच्छा खासा डेवलपमेंटल इंटरवेंशन से, अर्ली इंटरवेंशन से ये बच्चे फंक्शनल हो जाते हैं। तो डॉक्टर, हम कितनी अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं? जैसे आपने कहा 2 साल, उससे पहले भी हो सकती है? डेफिनेटली, मैंने आपको बोला 2 साल में हम डायग्नोसिस करते हैं, हम 2 साल तक वेट थोड़ी ना करेंगे। अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस।
या लाल जंडियाँ होती हैं बच्चों में, या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होती हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है, अगर किसी पेरेंट का फर्स्ट बेबी होता है तो दे आर वेरी यंग पेरेंट्स, उनको डेवलपमेंट ट्रैकिंग नहीं पता होती कि मेरा बच्चा बैठेगा कब, चलेगा कब, ऊपर ऊपर से सब पता होता है, लेकिन अगर डिले हो रहा तो हमारी दादी बोलती हैं कोई बात नहीं, उसके बच्चे ने भी लेट बोला था, आप लोग वैसे ही परेशान हो रहे हो। तो या फिर लड़के लेट बोलते हैं, ये सब मिथ्स होती हैं। मैं मानता हूं कि हमारे जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, जो बच्चों की वैक्सीनेशंस करते हैं, उनके साथ में एक डेवलपमेंटल चेकलिस्ट होनी चाहिए। 3 महीने का बच्चा आया, आपने वैक्सीन लगा दिया, उसी पे आपने टिक कर दिया, डज ही स्माइल बैक, गिव्स मी सोशल स्माइल और नॉट, डज ही ट्रैक ऑब्जेक्ट्स, मैंने साथ में ऑब्जेक्ट रखा, पीडियाट्रिशियन ने भी देख लिया, उन तीनों को टिक भी कर दिया। अगर एक नहीं आ रहा तो लाल झंडी है हमारे लिए। 6 महीने पे बच्चा अगर नाम पे रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, बच्चा सोशल स्माइल नहीं कर रहा, आपने यहाँ से वहाँ गए, बच्चा अगर आप उसको उठाते हो रोते हुए बच्चे को तो वो चुप नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम बोलते हैं लाल झंडियाँ हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए। देयर शुड बी नो वेट एंड वॉच अप्रोच। मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर साहब भी कभी कभी पेशेंट्स को बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि 2 साल पे डायग्नोसिस होना है, तब तक वेट कर लेते हैं। नहीं, अगर 2 साल पे डायग्नोसिस हुआ किसी बच्चे का, इसका मतलब वो ऑलरेडी 1.5 साल पीछे हो रहा होगा, तो आपको फिर पुराना भी डेवलपमेंटल डिले कवर करना है और जो आने वाले दिन है उसको भी कॉम्पनसेट करना है। पर डॉक्टर, मैंने ना काफ़ी बच्चे देखे हैं, मतलब एंड आई हैव हर्ड स्टोरीज कि दोज हु हैव परहैप्स मे बी दे हैव दिस वन स्किल या एक वन पैशन होता है जो वो फॉलो करते हैं एंड दे बिकम वेरी गुड इन दैट, और वो उसी में आगे बढ़ते हैं, यू नो दे डू वेल। एंड बट एक तरफ जैसे आप कह रहे हो, दूसरी साइड कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत पीछे होते हैं एज पर उनकी जो उम्र होती है, एंड वो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते उस हिसाब से। तो ये इतना डिस्पैरिटी कैसे होता है? डिस्पैरिटी इज़ इन न्यूरल कनेक्शंस। हमारा जो ब्रेन है उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। ओके, हाउ विल यू प्रोसेस लैंग्वेज, हाउ विल यू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन। आपने बहुत बारी सुना होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि हमारा ब्रेन जो है प्लास्टिक की तरह काम करता है, और नए कनेक्शंस एंड न्यू कनेक्शंस जो बनते हैं वो 2 चीज़ों से बनते हैं, याद रखना है। कोई भी नया पेरेंट हो, अगर उसने बच्चे को 2 महीने वाले बच्चे को उठाया, तो अगर वो एक्टिविटीज़ जो बच्चे के साथ कर रहा है, एक होता है कि हमें ब्रेन को स्टिमुलस देना है, आपने पेन उठाया, आपने पेन को आगे पीछे किया या रैटल को आगे पीछे किया, उसको समझ आया कि ये स्टिमुलस है मेरे ब्रेन के लिए, लेकिन स्टिमुलस के साथ एक्शन साथ में रखना है। द मोमेंट आप छोटे बच्चे को स्टिमुलस के साथ में एक्शन दे रहे हो, एक्शन का मतलब है आपने रैटल उठाया फिर आपने मूव किया, तो ये 2 स्टिमुलस एंड एक्शन न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जितना आप ज़्यादा ये स्टिमुलस एंड एक्शंस दोगे, उतने ब्रेन के कनेक्शंस फॉर्म होंगे और उतनी डेवलपमेंट में प्रोग्रेस होगा। तो बच्चे जो छोटे होते हैं, यंग उम्र में ही हमें स्टिमुलेशंस देनी होती हैं। आजकल हम बोलते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चे के साथ 3 महीने या 2 महीने वाले बच्चे के साथ बैठ के बड़ी सी लैमिनेटेड बुक निकालो, उसको वो बुक दिखाओ और उसको स्टोरीज़ पढ़ो, तो बच्चे को थोड़ी स्टोरी समझ आने वाली हैं। तो ये क्यों करते हैं? बिकॉज दीज आर द अर्ली ईयर्स जबकि ब्रेन कनेक्शंस बम्बार्ड हो सकते हैं एंड वी कैन शेप देम एंड न्यू कनेक्शंस विल बी फॉर्म्ड। तो डू पेरेंट्स को ये बताया जाता है व्हेन द किड इज, मतलब ये अवेयरनेस उनको, आई एम श्योर पेडियाट्रिशियंस इतनी अवेयरनेस तो देते नहीं है, मतलब See, it is very difficult. The healthcare system in India is not that robust. Okay, जहाँ पे कि pediatricians बहुत काम कर रहे होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बट आजकल बहुत सारे pediatricians are well aware कि डेवलपमेंट को फोकस किया जाए। बट स्टिल आई बिलीव दैट दिस इज़ a request from me for all the pediatricians in India that अगर आपके पास कोई बच्चा आता है अर्ली ईयर्स में वैक्सीनेशन के लिए, अगर कोई भी पेरेंट आपको इलिसिट करता है, सर मुझे लग रहा है ये मुझे देख नहीं रहा, सर मुझे लग रहा है जब मैं इसका नाम पुकार रही हूँ तो ये मुझे सुनता नहीं है, सर मैं जब पॉइंट करती हूँ ये देखता नहीं है वहाँ की तरफ, सर 6 महीने हो गए बच्चा बैठ नहीं रहा, सर बैबल नहीं कर रहा अभी, तो प्लीज़ आप इसको बहुत सीरियसली ले, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर दीज चिल्ड्रन। अगर उन्होंने पिक किया, खाली रेफ़र करके एक स्क्रीनिंग करा सकते हैं डेवलपमेंट, तो हज़ारों लाखों बच्चे बच सकते हैं। 0 से लेकर 3 साल की उम्र क्या बोला जाता है कि ये गोल्डन पीरियड है डेवलपमेंट का, और अगर हमने उसमें डेवलपमेंट विकास जो होता है बच्चे की पर्सनैलिटी शेप होती है, इन्हीं 0 से लेकर 3 साल की उम्र में बच्चे को मैक्सिमम टाइम देके स्टिमुलेशन देना है। तो व्हाई कांट इट बी मेड मैंडेटरी कि आप 6 महीने के बच्चे को आपने ये, जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं विच इज मैंडेटरी, उसमें एक टाइम फ्रेम होता है, तो ये मैंडेटरी क्यों नहीं हो सकता कि आप एक साइकोलॉजिस्ट या आप किसी न्यूरो डेवलपमेंट वाले
डॉक्टर के साथ उसका एक अपॉइंटमेंट चेकअप कराओ। मैम देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन्वॉल्व हियर इजंट इट। पेरेंट्स, हम अभी इवॉल्विंग इकोनॉमी है, सो उसमें जो खर्चे लगते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटीज़ इतनी नहीं होती हैं, लेकिन इट्स नॉट अ बिग कंसर्न कि एक सिंपल सा स्क्रीनिंग करा जाए। 10 मिनट का स्क्रीनिंग एक चेकलिस्ट होता है, अगर आप पेरेंट को भी दोगे वो भी हो जाएगा। आई एम अ बिग एडवोकेट कि इन बच्चों की 6 मंथ्स पे ही हर किसी बच्चे की डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग अप होनी चाहिए, बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जब बच्चों को बोलने में दिक्कत आ रही है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो बच्चे घर पे बैठे और ऑनलाइन सारी स्टडीज़ करना स्टार्ट किया, उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स इतने अलार्मिंग हो गए हैं एडोलसेंट्स में। सो सारी डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग कैन बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली. It should be made mandatory. A psychologist or a development team should be looking after these children if there are red flag signs. तो इफ़ आई आस्क यू कि डॉक्टर साहब, इसमें 5 ऐसे क्या रेड फ्लैग्स हैं जो कुछ माइलस्टोन्स पे पेरेंट्स को थोड़ा देखना चाहिए, तो वो क्या होंगे? सी, पहले तो हम ऐसे बोलते हैं कि पहला साल जो होता है बच्चे का, उसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ मोटर डेवलपमेंट, कि बच्चे को बैठना है, चलना है, गर्दन संभालनी है, बैठना है, फिर खड़े होके चलना है। दूसरा साल बोला जाता है स्टेज ऑफ ईयर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, मम्मा को मम्मा बुलाता है, पापा को पापा बुलाता है और फ्रेजेस यूज़ करता है। अब बच्चे ने चलना भी स्टार्ट किया, बोलना भी स्टार्ट किया, तो तीसरा साल क्या होगा? ईयर ऑफ सोशलाइजेशन, कि बच्चों के साथ खेलना कूदना, प्ले स्कूल चला गया तो वहाँ से आके थोड़ा सा बोलना, टूटा फूटा ही बोल दे लेकिन मीनिंगफुल बोले। अगर बच्चा 0 से लेके 3 महीने तक आई कॉन्टैक्ट या सोशल स्माइल नहीं रेडिली देता, तो हम बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं कि 3 से लेके कोई बच्चा 4 महीने पे भी कर सकता है, कोई बच्चा 2 महीने में भी कर सकता है। लेकिन अगर इस दौरान बच्चे ने वापस सोशल स्माइल या आई कॉन्टैक्ट नहीं दिया, ये पहला रेड फ्लैग साइन है। दूसरा साइन ये है कि 6 से लेके 8 महीने पे बच्चा यूजुअली इंडिपेंडेंटली बैठता है। फिर उसके बाद ये है कि बच्चे को हम जब ट्रैकिंग कराते हैं, हमने ऐसे टॉय उठाई और यहाँ रखा, फिर यहाँ उसको घुमाया, अगर वो ट्रैकिंग नहीं कर रहा। उसके बाद है कि अगर बच्चे ने हमें आई कॉन्टैक्ट दे के वापस रेसिप्रोकेट नहीं किया, कि आप कोई आवाज़ें निकालते हो ना, हम बच्चे के साथ खेलते हैं, ब्लाबरिंग आवाज़ करते हैं, वो वहाँ से देखता है, फिर खुश होकर रेसिप्रोकेट करता है। और लास्ट वाला जो होता है कि बच्चे का जब आप नाम पुकारते हो, अगर वो रिस्पॉन्स टू नेम नहीं देता। 0 से 5 मंथ्स तक आई कॉन्टैक्ट, सोशल स्माइल, 6 से 8 महीने तक बैठना इंडिपेंडेंटली, 1 साल पे 12 मंथ से लेके 14 महीने तक अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली नहीं चलता, तो दीज आर द रेड फ्लैग्स ऑफ डिले इन डेवलपमेंट। इसी के साथ में हमने देखा है स्पीच इज अ बिग कंसर्न आई दीज वाज अबाउट टू से दैट कि स्पीच का बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों के साथ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और हम उसका वेट एंड वॉच करते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा जो बोल रहा है ना, पापा पापा कर रहा है, लेकिन वो पापा को पापा नहीं बोलता, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब उसको स्पीच की प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि पापा कौन है। तो यहाँ पे देखो, 6 महीने का बच्चा या 8 महीने का बच्चा जब बैबलिंग करता है ना, वो मुंह से आती है आवाज़ें, उसको हम स्पीच बोलते हैं। यही बच्चा जब 12 या 14 महीने का होता है, ये पापा को पापा बोलने लगता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इट दैट ही इज़ माई फादर एंड ही इज़ नॉट माई फादर। जब पहले अंडरस्टैंड किया, फिर लेबल किया पापा को, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये मीनिंगफुली किया। और उसके बाद 12 से लेके 14 महीने, 18-20 महीने तक बच्चा फ्रेजेस बोलता है, पापा आओ, पापा चलो, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ऑटिज़म जो आप डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक्सप्रेशन, स्पीच का दिक्कत नहीं होता, उसमें अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत होता है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पेरेंट्स जो ऑटिज़म वाले होते हैं, वो डायरेक्टली, क्योंकि वो सर के पास चले जाते हैं, मैडम के पास चली जाती हैं कि मैम मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बोलने को अंग्रेज़ी में स्पीच बोला जाता है, और वो स्पीच थेरेपी कराना स्टार्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जो है बिना मतलब के बोलना स्टार्ट करता है। और मेरे पास इतने बच्चे आते हैं टॉप साइकोलॉजिस्ट से, बहुत अच्छी अच्छी जगहों से, वो नॉन मीनिंगफुल बोल रहे होते हैं। फिर मेरा काम बढ़ जाता है, मुझे फिर पहले उसको अनलर्न करना पड़ता है, फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है, बिकॉज जब आप बच्चों को समझाते हो, वो ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जितने भी क्लिनिक्स हैं, 10-12 क्लिनिक्स माइंड मैरो के हैं, उन सब में स्पीच थेरेपिस्ट आर देयर, बट हम उनको कब एम्प्लॉय करते हैं, कब उनको सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा ट और छ में फ़र्क नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग that speech therapist is not needed for autism intervention. I am saying that he or she can be employed for understanding and verbal comprehension, not for speaking. आपने बहुत देखा होगा बच्चों को ऐसे ऐसे करा के हम जो एक्टिविटीज़ कराते हैं ऑटिज़म में, they are not called for, because बच्चे को
प्रोसेस में, लैंग्वेज को प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर दोज चिल्ड्रन जो नॉन वर्बल होते हैं, जिनको बिल्कुल भी, जिनसे आवाज़ ही नहीं आती है, जो बोल भी नहीं पाते हैं, उनके लिए हम स्पीच स्टिमुलेशन तो देते हैं। डॉक्टर इतनी स्पीच डिले का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बच्चों में, इफ इट्स नॉट ऑटिज्म इन लाइक इन ट्रू सेंस? हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज्म ही है जिस बच्चे को स्पीच डिले है। देयर आर अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल देयर इज़ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। बच्चा जो है उसको खाली बोलने की प्रॉब्लम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के दो हिस्से होते हैं। एक होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज, मैंने आपसे कुछ बोला, आपने समझा, फिर आपने मुझे कुछ बोल के समझा दिया, इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। बच्चे में दोनों होना चाहिए, सुन के बात को भी समझे, फिर बोल के मुझे समझाए भी। 2 से लेके 3 साल का बच्चा अगर बोल रहा है और जो एक स्ट्रेंजर होता है, अनजान आदमी जो होता है, उसको उस बोलने का 80% समझ आना चाहिए। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बहुत बोल रहे होते हैं, फिर हम बोल रहे ये क्या कह रहा है, वो खाली मदर को ही समझ आ रहा होता है। सो उसको हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बोल सकते हैं। बट प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही, बिकॉज वी हैव टू रूल आउट अदर मेडिकल थिंग्स, फॉर एग्जांपल हेयरिंग हमें रूल आउट करना है, विजन रूल आउट करना होता है। तो जब भी हम माइंड मेडो क्लिनिक्स में या डेवलपमेंट सेंटर्स में ये काम करते हैं, तो वहाँ पे पूरा मेडिकल इवैल्यूएशन के बाद हम डेवलपमेंटल इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर इफ आई आस्क यू डॉक्टर कि जस्ट गोइंग बैक टू ऑटिज्म, कि ऑटिज्म की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, मतलब हम देखते हैं कि डिफरेंट केसेस ऑटिज्म में आते हैं, तो कितने तरीके के ऑटिज्म होते हैं, मतलब एक अगर आप थोड़ा ब्रीफ कुछ बता सकें, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल, वो किसी का कुछ डिसऑर्डर है तो वो भी ऑटिज्म था, हाँ। किसी में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी वो भी ऑटिज्म था। तो हाउ डू वी मेक आउट, ऐसे कितने ऑटिज्म कितने तरीके के होते हैं? कोई तरीके ऑटिज्म के नहीं होते। ओके, देयर इज ओनली वन तरीका है जिसको हम बोलते हैं, एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसको ऑटिज्म बोला जाता है। अगर ऑटिज्म है तो यस, अगर ऑटिज्म नहीं है तो नो। 2013 से पहले ऑटिज्म के अलग अलग क्लस्टर, अलग अलग टाइप्स थे, जिसको हम बोलते थे PDD-NOS, रेट सिंड्रोम था, या फिर बाकी सारी चीज़ें थी। 2013 के बाद इन सब को क्लब कर दिया गया और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डाल दिया गया। पर थेरेपी तो सेम नहीं हो सकती या? नहीं होती, थेरेपी सेम नहीं। अब ऑटिज्म में क्या होता है, सिवेरिटी या लेवल्स अलग अलग होती है, और हम इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। ऑटिज्म इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि किसी में माइल्ड सिम्टम्स हैं, किसी में मॉडरेट है, या किसी में सीवियर सिम्टम्स हैं। हर कोई बच्चा थेरेपी पे अलग से रिस्पॉन्स देता है। जैसे हम असेसमेंट्स करते हैं बच्चों की, उनके हिसाब से हर बच्चे का प्लान बनाते हैं, वही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं तो टेलर मेड हो जाता है। कोई बच्चा टेबल टॉप एक्टिविटी पे रिस्पॉन्स करता है, कोई बच्चे को भाग के हमें सिखाना पड़ता है, कोई बच्चे लेट के करते हैं काम। सो यू हैव टू डू इट एज पर देयर नीड। हर किसी बच्चे को टेबल चेयर पे बिठा के नोज, आइज, हेड, टमी आप ऑटिज्म में नहीं सिखा सकते। कोई भी, मैं मानता हूँ, कोई भी रोता हुआ बच्चा कभी नहीं सीख पाता। अगर कोई हमें थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल बोलता है मैडम कोई बात नहीं, थोड़ा सा रोएगा उसके बाद मैं सेटल करूँगा, तो से एब्सोल्युटली नो टू दैट काइंड ऑफ अ थेरेपी। दैट मीन्स कि रेपो फॉर्मेशन नहीं है बच्चे के साथ। साइंटिफिकली ड्रिवन टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, क्योंकि जब बच्चा रो रहा है वो एंग्शियस है, और एंग्जाइटी ड्रिवन मेथड्स जो होते हैं, जो हमारी एंग्जाइटी होती है, उस टाइम पर आप लर्निंग तो बिल्कुल मिनिमम होगी। वो बच्चा रट्टा करके, आप देखेंगे बच्चे ऑटिज्म वाले, आप उनको पूछोगे नोज़, वो करेगा ऐसे ऐसे करके ना, कुछ भी नोज़ भी दिखा देगा, क्योंकि वो चाहता है मेरे को कुछ टच करना है, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एरर ट्रेनिंग जो होती है हमारी। सो वी यूजुअली डू मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूरो डेवलपमेंटल जो थेरेपीज़ हमारे क्लिनिक्स पे होती हैं माइंड मेडो में, वहाँ पे हम नेचुरलिस्टिक अप्रोच भी यूज़ करते हैं, हम ABA भी करते हैं, हम सेंसरी इंटीग्रेशन भी करते हैं, प्ले मेथड्स भी यूज़ करते हैं। हर किसी बच्चे का उसके लेवल और उसके हिसाब से असेसमेंट होके प्लान बनता है, एंड द बेस्ट फिट मॉडल्स आर पुट इन प्रैक्टिस। ये जो आपने रोने की बात की, आई थिंक ये तो नेचुरली भी होता है कि अगर कोई एक्चुअली कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो पेरेंट्स तो उसको मारते हैं, Right. कि भाई तू पढ़ नहीं रहा, एंड देन द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग, एंड वो उससे और एंशियस होता है और परेशान होता है, एंड पता नहीं उस टाइम पे वो लर्न कर पाता है कि नहीं, बट दैट्स व्हाट लॉट ऑफ पेरेंट्स डू, इवन विद नॉर्मल चिल्ड्रन। मतलब मैं आपको कह रही हूँ, ये एक आई थिंक माइंडसेट प्रॉब्लम है। जैसे हम भी कभी सोशल मीडिया पे अभी अब वीडियोस बनाते हैं एंड हम डालते हैं, तो इतने सारे कमेंट्स होते हैं कि इसको तो एक थप्पड़ मार के ठीक करना चाहिए, इसको तो ऐसे बेल्ट से उठा के मारना चाहिए एंड ऑल ना। ये हमें नहीं पता कि पहले जो 5 साल होते हैं बच्चे की लाइफ के, उससे उसकी एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी शेप होती है। बच्चे को अगर आपने टच करके प्यार किया बचपन में, उम्र भर उसको वो इम्प्रिंट रहेगा ब्रेन में, और वो उसी तरीके से, उसी टाइप का व्यक्ति बनेगा जो वो ट्रांसफ़र करेगा दूसरे व्यक्ति पे।
अगर आपने बच्चे को बचपन में ये सिखाया कि गुस्सा करके अपनी बात मनवाई जाती है, मैं आपको मारती हूँ तब आप परफॉर्म करोगे, एक तो आप बच्चे की इंडिपेंडेंसी छीनते हो, सेल्फ रेगुलेशन छीनते हो, दूसरा उसको आप एग्रेशन मेथड सिखाते हो। यही तो बच्चे जब एडोलसेंट्स बनते हैं, कहीं ना कहीं स्कूल से प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं एडोलसेंट्स में शिफ्टिंग होती है, और ये जब बड़े हो जाते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, अपने बॉस से लड़ाई करके आते हैं, फिर मैरिटल डिस्कॉर्ड होते हैं, एंड देन ड्रग एडिक्शंस एंड रैश ड्राइविंग इन्हीं की होती है। और तब हमें याद नहीं आता कि बचपन में मैंने वो 10 दिन या 15 दिन या 1 साल जो इनके साथ एग्रेशन यूज़ किया था, वो कहाँ से निकल के आ रहा है। तो क्या ये न्यूरो डिसऑर्डर्स जेनेटिक ही होते हैं या इट्स नॉट नेसेसरी? नॉट ऑल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर जेनेटिक, बट जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं, वी से कि मेजर चंक ऑफ इट इज़ जेनेटिक। अच्छा। बट हमारे पास कोई जेनेटिक टेस्टिंग नहीं है जो करके हमें ये बता दे कि हाँ ये जीन में प्रॉब्लम है और इसकी वजह से ऑटिज्म है। इट्स अ क्रॉस टॉक ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। अभी तक कोई वैलिडेटेड कंक्लूसिव स्टडी नहीं है कि जेनेटिक टेस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑटिज्म डायग्नोसिस। ऑटिज्म डायग्नोसिस होता कैसे है? हाँ, मैं भी पूछ रही थी, व्हाट आर द फ्यू टेस्ट्स जो हमें करवाने पड़ते हैं? कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन डिटेल्ड न्यूरो डेवलपमेंटल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स आर देयर, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम दूंगा, गेजर डेवलपमेंटल शेड्यूल इज देयर, बेली स्केल ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट बोलते हैं इनको। उसमें हमें बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ आती है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज, 4 साल का बच्चा उम्र के हिसाब से, एक होती है डेवलपमेंटल एज, 3 साल 2 महीना, तो हमें पता चलता है किस एरिया में कहाँ पे पीछे है बच्चा। और हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, मोटर मतलब चलने फिरने में पीछे है, अंडरस्टैंडिंग एडेप्टिव स्किल्स, पर्सनल सोशल स्किल्स एंड लैंग्वेज। उसके बाद ऑटिज्म के लिए जो हम टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म है, दीज आर डिफरेंट बैटरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। कोई भी खून की जांच नहीं करी जा सकती ऑटिज्म के लिए जिससे कि ऑटिज्म पता चल जाए। अब अगर हमारे पास कोई खून की जांच नहीं है तो इसका मतलब है कोई दवाई भी नहीं है। So that should be your second question, that what is the medical cure for this autism, okay? हाइपर एक्टिविटी जो होती है बच्चों में ऑटिज्म में, उसको सेटल करने के लिए एक ड्रग दिया जाता है जो हमारे साइकियाट्रिस्ट्स होते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट्स होते हैं या कोई पेडिट्रिशियंस होते हैं वो देते हैं। इसके बगैर ऑटिज्म के लिए कोई दवाई नहीं है। हाँ, अगर कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, सीजर्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं बच्चे को, तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, लेकिन पर से कोई ये बताए होता है तो उसको थोड़ा कंट्रोल का एग्रेशन मैनेजमेंट, जिसको हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, उसके लिए दवाई है। तो कोई ये बोले कि ये दवाई खा के मेरे बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो इट्स अ मिथ। तो देन व्हाट इज द ऑप्शन? थेरेपी? Therapeutic interventions are the best treatment modules for autism spectrum disorder और majority of the developmental disorders. For example, आपने learning disorder या dyslexia सुना होगा, जिसपे वो मूवी भी आई थी तारे ज़मीन पर, है ना। एंड देन सेकेंड इज ADHD है, या फिर हमारे पास ODD कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, और जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, पुराने ज़माने में मंदबुद्धि बोला जाता था। तो उसके लिए हमारे पास कोई ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, खाली थेरेपेटिक इंटरवेंशंस। हाँ, कहीं कहीं पे एग्रेशन हाई होता है। ADHD में साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड साइकियाट्रिक इंटरवेंशंस एक साथ जाते हैं, उसमें मेडिकल इंटरवेंशन भी होता है और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी होते हैं। कुछ थेरेपीज आप बता सकते हैं जो मतलब थोड़ा इजीली लोगों को समझ आ जाए? देखिए, अगर ऑटिज्म ही हम लेते हैं, बिकॉज ऑटिज्म इज़ अ ह्यूज मतलब अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पेरेंट्स शॉक में चले जाते हैं जब हम ऑटिज्म नाम लेते हैं। तो जो थेरेपीज़ हैं, हम पहली जो हम करते हैं उसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन बोलते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन। जो एक साइकोलॉजिस्ट, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को बिठाऊं कैसे। अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो थेरेपी में जाते हैं और ABCD लिखवा रहे होते हैं बच्चे को, जो बच्चा मेरी तरफ देख भी नहीं रहा होता। सो वो क्या होता है कि उनको वो लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड थेरेपेटिक गोल्स जो होते हैं ना, उसमें बहुत गैप आता है। एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, उसके बाद आता है स्पेशल एजुकेशन। हम स्पेशल एजुकेशन जब बोलते हैं तो हमें एजुकेशन नाम से ABCD फिर से याद आता है, वो उसके लिए नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स जो होती हैं उसके लिए है। तीसरा होता है सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब है कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी या रिपीटेटिव रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स टेक केयर किए जाते हैं। बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, तीनों प्रोफेशनल्स एक साथ काम करते हैं with the help of some other allied therapists also, जो पेरेंट ट्रेनिंग करते हैं। These are the recommended therapy अभी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, वो बेसिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। तो बच्चा नॉर्मल स्कूल जा सकता है क्या, या यू रेकमेंड कि अब वो स्पेशल स्कूल्स जो हैं उसी में जाए?
आई एम नॉट पर्सनली इन फेवर ऑफ स्पेशल स्कूल्स इन इंडिया बिकॉज उतना अच्छा हम काम अभी नहीं कर पा रहे हैं. एंड आई यूजुअली टेल पेरेंट्स कि ये बहुत सबसे कॉमन सवाल होता है पेरेंट्स का, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल चला जाएगा. हमारे प्रेशर तो नहीं ले सकता इतना. राइट. नहीं, हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉर्मल स्कूल में जाके नॉर्मल क्लासरूम में भी टॉप कर रहे हैं. अच्छा. यस. और जिनको ऑटिज्म था, क्योंकि हमने अर्ली ईयर्स में पेरेंट्स आर वेरी गुड, कोऑपरेटिव थे, ट्रस्ट किया उन्होंने. हमने उनको भी समझाया कि पहले इस बच्चे को आप रेडी करो स्कूल के लिए. अचानक से उठा के किसी क्लासरूम में भेजना जहाँ पे 40 बच्चे हैं और अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसके लिए वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. जस्ट बिकॉज कि मेरा साइकोलॉजिकल रिलीफ है कि मेरा बच्चा अभी जा रहा है, तो उससे बचने के लिए वो बचना है हमें. पहले बच्चे को उस लेवल पे लाइए थेरेपी से. एंड डेफिनेटली अ चाइल्ड कैन एनी टाइम गो टू अ नॉर्मल स्कूल प्रोवाइडेड थोड़ा सा उसको हमें इंडिविजुअल अटेंशन उस क्लासरूम में चाहिए. नॉर्म नहीं होगा ये. आपके कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे होंगे, कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो समझ जाते हैं, बट आई थिंक मेजॉरिटी को ये नहीं, दे डोंट रियली अंडरस्टैंड इट. बिकॉज इतना डर होता है ना, इस ऑटिज्म के बारे में इतना डर क्रिएट किया जाता है कि ये बहुत बड़ी कोई बीमारी है, हम फंस गए. बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ द चैप्टर, दिस इज़ नॉट इन द रियल बुक. लाइफ में होता ही नहीं है, ये तो बाहर से आया. लेकिन अगर पेरेंट्स ये समझेंगे कि बेसिकली लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसके तरीके से सिखाना है, थोड़े बिहेवियर्स को ठीक करना है, सही जगह जाना है. एक मैं आज आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ. जो भी पेरेंट जिनके बच्चों को बुद्धि में दिक्कत है या समझ में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, स्ट्रेस है या मेंटल हेल्थ कंसर्न है या कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जब भी आप कभी थेरेपी सेंटर पे जाते हो, आप मेक श्योर कि आप अपने बच्चे के साथ बैठो वहाँ पे, और वहाँ पे उनके साथ इन पर्सन बैठ के वो थेरेपी समझो और सीखो. वी शुड बी सेइंग नो टू क्लोज डोर थेरेपीज. जैसे पेरेंट्स को बाहर बिठाया जाता है, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. यू डोंट नो. अभी टीवी भी लगा दिया बाहर, तो पेरेंट देख रहा है कुछ हो रहा है. पर जब तक हम पेरेंट्स को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक हम पेरेंट्स की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनको घर पे 2 से 3 घंटा काम करना है, तब तक वो बच्चे ठीक नहीं हो पाते. कुछ बच्चे सेटलिंग में टाइम लेते हैं, बट उससे भी ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मदर या फादर को बाहर बिठाना चाहिए. मदर के साथ में बच्चे को सेटल करना, मदर को एम्पावर करना, उनको ये हौसला देना और सच बोलना कि हम पहले काम करेंगे, रेस्पॉन्स देखेंगे और ट्रेनिंग के साथ इन बच्चों को हम उनकी फुल फंक्शनलिटी पे लेके जाएंगे. आई थिंक समटाइम्स डॉक्टर इट्स रियली टफ, बिकॉज अगर मदर एंड फादर दोनों काम कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग, बिकॉज उनको घर चलाना है. एग्जैक्टली. तो इट रियली बिकम्स टफ फॉर देम टू मे बी मैनेज एंड गिव दैट मच टाइम टू अ चाइल्ड. मतलब इट्स लाइक पूरा एक डेडिकेटेड आप 5 घंटे अपने शेड्यूल में वो दे रहे हो. इट्स नॉट कि आपने थोड़ा खेला और आप चले गए और टीवी लगा लिया, यू नो. इट्स जैसे नॉर्मली बच्चों के साथ लोग करते हैं. देखिए, नॉर्मली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं चाहिए अगर कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है. बट अगर बच्चे को ऑटिज्म है या कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये हमें टाइम देना ही पड़ेगा. एंड दिस इज़ अ मैंडेटरी थिंग, क्योंकि हम वेट करेंगे कि 2-3 साल के बाद. पहले में एक फाइनेंशियल वायबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काम भी करना है, क्योंकि खर्चे जो होते हैं थेरेपीज़ के या इन एलिमेंट्स को मैनेज करने के, वो भी हाई होते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इमोशनल मैनेजमेंट नहीं करो, आप इंटेलिजेंट मैनेजमेंट करो. फॉर एग्जांपल, अगर रेगुलरली थेरेपी नहीं करा सकते, 2-3 दिन पेरेंट ट्रेनिंग कर लो, उसको रिपीट करके कर लो. फादर एंड मदर शुड बी इक्वल कंट्रीब्यूटर्स इन दिस इंटरवेंशन. डिवाइडेड देन. यस, बिकॉज हमने जो देखा है, ultimately mothers are bearing the brunt of these things, and which is very unfortunate. But lately, thankfully, we have been counseling the couples and they have been taking care of the child together. जब तक मदर की मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, जब तक आप मदर का ध्यान नहीं रखोगे, तब तक आप बच्चों को ठीक नहीं कर पाओगे. ये हम सारे जो भी पेरेंट्स हैं, फादर्स स्पेशली, उनको समझना है कि आपको मदर का ध्यान रखना है, उनको बाकी जो घर के काम है उनसे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली फ्री करना है, सो दैट योर वाइफ कैन टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड. बिकॉज अल्टीमेटली आपका बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली में. सो स्टार्ट बिहेविंग इंटेलिजेंट, नॉट बीइंग इमोशनल. और कभी कभी ये भी होता है, मदर काम कर रही होती है, उनको एक तो बच्चे को देखो, घर का काम भी करो, उसके बाद शाम को फादर आते हैं ऑफिस से, आज क्या करा, आप अच्छे से काम नहीं कर रही हो, थेरेपी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा. शी बिकम्स आंसरेबल फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो. सो ये वाला जो सेटअप है ना, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चा अच्छा हो. हमने ये वाले बच्चे देखे हैं ठीक होते हुए, जहाँ पे यूनिसन में फादर एंड मदर एक साथ काम करते हैं. कभी कभी मदर अपसेट होती हैं, डिस्ट्रेस्ड होती हैं, तो फादर पिचेस इन एंड उनकी काउंसलिंग करता है. हम हैं ना, हो रहा है और काम करेंगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है.
that's what we have to work together as a team to manage this autism spectrum disorder. डॉक्टर, जब पेरेंट्स को आप पहली बार बताते हो कि मे बी योर चाइल्ड और ही हैज ऑटिज्म, तो क्या रिएक्शन होता है? डू दे एक्सेप्ट इट? मतलब Majority of the times it is a shock, because यूजुअली अब तो थैंकफुली हमारे जो मैंने बोला आपको अवेयरनेस हम सोशल मीडिया एंड उसके थ्रू कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो इसी से आते हैं, उनको पहले ही पता होता है, लेकिन जब दे गेट द फॉर्मल डायग्नोसिस इट इज़ डेफिनेटली अ शॉक. एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक कोर ग्रुप है पेरेंट्स का, 200-300 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे ना बहुत अच्छे हो गए, उसमें से 30-40% तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अभी काम. सो वी ट्राई टू कनेक्ट देम विद दोज पेरेंट्स, क्योंकि जब पेरेंट डायरेक्टली रियल पेरेंट के साथ बात करता है तो जो रीएश्योरेंस मिलता है वो बहुत ही हाई होता है. तो यूजुअली जो स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग होते हैं वही आ जाते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं होता, थोड़ा सा रिफ्यूज़ल करते हैं, फिर ग्रीविंग आती है, फिर गुस्सा आता है, बट अल्टीमेटली फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है. एंड जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, हम पेरेंट को ही सिखा देते हैं, जब मदर स्टार्ट करती हैं काम करना तो बच्चा 1 महीने में इम्प्रूव होने लगता है, रेस्पॉन्सेस तो आ ही जाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो जो एग्रेशन था या फिर वो डर था वो कम हो जाता है. तो इज इट ट्रू डॉक्टर कि ये प्रॉब्लम मतलब क्या व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, क्या तब से कोई ऐसी चीज होती है कि व्हेन द चाइल्ड इज डेवलपिंग इन द वूम कि ये प्रॉब्लम हो सकती है एंड यू कैन टेक केयर? आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसा है? जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, कंसेप्शन होता है, तब से लेके 0 से लेके 3 साल की उम्र तक जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में डिफरेंसेस होती हैं. व्हाट डज इट मीन कि स्ट्रक्चर में ब्रेन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन जो कनेक्शंस होते हैं और जो प्रोसेसिंग होती है उसमें चेंजेस होती हैं. तो वहीं से लेके वो चेंजेस जो डिफरेंसेस देखी जाती हैं, रिसर्च में यही आया है कि उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है. ये अचानक से स्टार्ट नहीं होता. अब किस टाइम पे किसका क्या हुआ उसके पास हमारे कोई मेडिकल इवैल्यूएशन या असेसमेंट्स नहीं है, इसलिए हम कुछ उसका कर नहीं सकते अभी. एंड अभी आपने मेंशन किया कि प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम इज नॉट द रीजन लाइक द कॉज, बट इट कैन एग्रीवेट अ सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन. ऐसे ही अब जैसे बच्चे हैं उनको प्ले टाइम बहुत कम मिलता है, तो इस प्ले टाइम ऑल्सो लैक ऑफ प्ले टाइम एक रीजन है कि उनके सर्टन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, या वो सोशल सर्कल या सोशल चीज़ें जो आप कह रहे हो वो डेवलप नहीं हो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ प्ले टाइम? प्ले इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट. एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, जब हम खेलते थे बचपन में, रैंडमली आप पार्क में जाते थे, चीज़ें उठाते थे, टच करते थे. स्टिमुलेशन जो मैंने आपको बोला न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें होती थी, स्टिमुलस भी था, एक्शन भी था. अब ऐसी गेम्स खेलते थे बच्चों के साथ कि आपको ऑटोमेटिक स्टिमुलेशन मिलता था. अगर बच्चों में अनस्ट्रक्चर्ड प्ले नहीं है अर्ली ईयर्स में, हम कहते हैं ना कि बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, इस बच्चे ने सारी चीज़ें यहाँ से उखाड़ के रख दी हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी जब मुझे कोई पेरेंट ये बोलेगा नॉर्मल बच्चे में, सर शोर मचाता, सर बहुत बातें करता है. सो आई वॉन्ट देम, क्योंकि ये चाइल्डहुड है. 5 साल के बाद बच्चा बात नहीं करने वाला, 5 साल के बाद वो अपने स्कूल में चला जाएगा, उसमें खेलेगा. तो अर्ली ईयर्स प्ले जो होता है, चाहे स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो. स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है शाम को बैठ के डाइनिंग टेबल पे आप खाने का वेट कर रहे हो, आपने गेम स्टार्ट कर दी, कुछ नहीं करना है, आपने पास द बॉल कर दिया, आपने कुछ भी, आपने टैप नोज कर दिया, टैप नोज, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत एनर्जी नहीं लगने वाली. प्ले इज द कोर ऑफ एनी चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड वी शुड नॉट मिस इट. वही मिस हो रहा है आई थिंक बहुत लेवल्स पे. हमने जैसे आपने थेरेपीज की बात की, नॉन ट्रेडिशनल थेरेपीज भी हेल्प करती है, जैसे म्यूजिक, आर्ट, एनिमल असिस्टेंट थेरेपीज जो होती हैं, दे ऑल्सो डू दीज हेल्प? एक होती है बॉडी जिसको हम बोलते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स. ओके, उन्होंने एक गोल्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, कुछ रिकमेंडेशंस पास की थी ऑटिज्म के लिए 2022 में. आईपी का जो एक चैप्टर है न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स का, उनमें उन्होंने एक ऐसे ब्रैकेट सा बनाया है जिसमें लिखा है मिथ. तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया है, जो जैसे आप उन्होंने ये नॉन ट्रेडिशनल नहीं बोला है, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, मल्टीविटामिन्स, ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट, ये सब इज़ ए मिथ. बहुत सारे लाखों पेरेंट्स ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट पे होते हैं, विटामिन्स के इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं बच्चों को. इन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वालों ने कहा है, रिकमेंडेशन दी है, किताब लिखी है कि भैया ये सब चीज़ें नहीं करनी है. पर ये कहाँ मिलेगी हमको कौन बताएगा? यही तो प्रॉब्लम हम आपको इसकी कॉपी दे रहे हैं. यू कैन फ्लैश इट फॉर दीज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. इफ यू कैन गिव सम लिंक,
जो लोग लिंक रख सके अपने पास। एक लिंक भी देंगे, एक आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ की फ्री में बुक अवेलेबल है वो भी देंगे। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की वेबसाइट पे भी है, पीडीएफ निकाल सकते हैं, हम भी आपको देंगे। यू कैन गिव इट टू योर ऑडियंस एज वेल, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे सेफ हो सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल थेरेपीज जो है वो रिक्रिएशन एंड म्यूजिक जो है, आजकल डॉल्फिन थेरेपी, कैमल मिल्क के लिए कहीं से कोई जा रहा है और उसको बच्चे को पिला रहा होता है। ये बच्चे ऑलरेडी मालनरिश्ड होते हैं, इनको रिस्ट्रिक्टेड डाइट हैबिट होते हैं, ये खाने पीने में बहुत आनाकानी करते हैं, और जब फिर आप इनको ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री पे डालते हो, इनकी वैसे ही कम होती है एनर्जीज एंड ऑल, ये और परेशान हो जाते हैं। मतलब लेट अस फॉलो साइंस। So are you saying these therapies don't help? They don't help. They have no direct linkage with autism treatment. There is no medical body, there is no scientific body which has recommended dolphin therapy, music therapy and all. They are not recommended for autism spectrum disorder. हाँ, उसकी वजह से कोई symptomatic relief मिलता है, that is a second story. Before we move on, Dr. साहब, for more questions, एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है जिसमें हम आपके ही चैनल या आपके किसी और पॉडकास्ट से कुछ कमेंट्स उठाते हैं, एंड ऑब्वियसली आप सारे कमेंट्स देख नहीं सकते हो, और ये भी हमें हेल्प करते हैं काफी मिथ्स क्लियर करने में। तो विल डू अ क्विक सेगमेंट, और आप क्विक इनका लाइक अ 1 line 2 line आंसर, क्योंकि हो सकता है आपने इनके बारे में बता भी दिया हो शायद थोड़ा सा। तो एक ने लिखा है कि माय बेबी इज 4 months ओल्ड, समटाइम्स शी इज नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट और टॉयज को ग्रैब नहीं करी, तो इज दिस अ साइन ऑफ ऑटिज्म? एंड ये आपने बिल्कुल आपने कहा कि यस दिस इज, एंड सो शी शुड एक्चुअली गेट इट चेक। अगेन वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है सर? ये होता भी है कुछ के नहीं? हमने आज बता दिया आपको, वर्चुअल ऑटिज्म नहीं होता। एग्जैक्टली, इट कैन बी ईदर इट इज ऑटिज्म और इट इज नो ऑटिज्म। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सर आपको कि आप अपने चैनल पे प्लीज स्क्रीन टाइम और ऑटिज्म के रिलेशनशिप का एक वीडियो बनाइएगा। तो दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, वी थॉट कि आपको एक पॉइंटर मिल जाएगा। इन योर क्लिनिक माइंड मेडो में उन्होंने लिखा कि ऑनलाइन थेरेपी लेना क्या बेटर होगा या आप ऑफलाइन ही? सी व्हेन कोविड स्टार्टेड ना, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स बच्चे थे जो पूरे वर्ल्ड वाइड थे, वो थेरेपी सेंटर में नहीं आ सकते थे या फिर यहाँ नहीं थे। सो वी स्टार्टेड वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल द पीपल आउटसाइड इंडिया। एंड यहाँ पे भी जैसे दिल्ली से बाहर होते हैं, तो हम क्या अभी मोर देन 20 कंट्रीज़ को केटर कर रहे हैं। वी हैव अ स्टाफ ऑफ मोर देन 200 पीपल। उसमें से हमने जो 50% है वो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड पेरेंट ट्रेनिंग थेरेपीज़ कर रहे हैं अच्छे से। जिन बच्चों को मैंने इन पर्सन देखा भी नहीं है, ऑनलाइन ही देखा, ऑनलाइन ही उनको एसेस भी करा दिया जितना हम कर सकते हैं, बिकॉज द इंटेंशन इज टू हेल्प एंड दे आर ट्रीटेड एट देयर होम ओनली। तो आई थिंक हम एक चीज कर सकते हैं, हम अपनी डिस्क्रिप्शन में आपकी कोई ऑनलाइन यू नो हेल्पलाइन का लिंक या नंबर दे सकते हैं, एंड पीपल कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम दे वांट। डेफिनेटली। क्या सारे ऑटिज्म पेशेंट्स हाइपर एक्टिव होते हैं? नो, इट इज अ मिथ that every child on autism spectrum disorder will be hyperactive. कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन जिसको हम ADHD बोलते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन हर कोई बच्चा, ऑटिज्म वाला बच्चा दिखने में अलग नहीं होता, ऑटिज्म वाला बच्चा एबनॉर्मल नहीं दिखते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते कि जिसको आपको लगे हाँ ये देखो ऑटिज्म। किसी ने कहा मेरा बेटा बार बार हैंड को प्रेस करता है या पिंच भी करता है, तो क्या ये भी कोई साइन होता है? सी ऑटिज्म जो डायग्नोसिस है उसमें एक दो सिम्टम की वजह से ऑटिज्म डायग्नोसिस नहीं दिया जाता। एक कंप्लीट क्राइटेरिया होता है जो मीट होना चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट आना चाहिए, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और सोशलाइजेशन में दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सारी कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर पिंचिंग करता है और प्रेशर सीकिंग कर रहा है, इट कैन बी अ सेंसरी मोडालिटी विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। someone said माइनर ऑटिज्म अगर बच्चे में है, माइल्ड, हाँ माइल्ड, तो क्या वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रह सकता है? डिपेंड्स ऑन 2-3 फैक्टर्स। किस उम्र में हम उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं, कितनी अच्छी थेरेपीज हो रही हैं। अच्छी का मतलब है साइंटिफिकली ड्रिवन, असेसमेंट करके प्लान बनाया, प्लान में पेरेंट को सिखाया, तो डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं। अगेन समवन इज आस्क्ड, क्या माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे को हम बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं? नो, यू शुड नॉट get these children to boarding schools or hostels because इनको माँ बाप की ज़रूरत है और इनको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, वहाँ पे इनकी केयर ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर कोई आपके पास 18 साल से उम्र के ऊपर से मतलब ऊपर का बच्चा है या यू नो एडल्ट है इनफैक्ट, तो क्या वहाँ भी आप ऐसी कोई इंटरवेंशन स्टार्टिंग से कर सकते हो? सी माइंड मेडो जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में स्पेशलाइज करता है। ओके, फिर हमने इसका एक सिस्टर कंसर्न वर्टिकल स्टार्ट किया है 1 साल पहले, उसको हम बोलते हैं लेट्स ब्रीथ। वो अडल्ट मेंटल हेल्थ सर्विसेज है जो हम बोल रहे हैं 90 ईयर्स तक हम केटर करते हैं। तो ये जो 18 के ऊपर होते हैं सारे बच्चे, उसमें हम माइंड मेडो के थ्रू ही लेट्स ब्रीथ में उनको केटर करते हैं। ओके,
सो आपने ना बिगनिंग ऑफ द पॉडकास्ट में यही कहा था कि काफ़ी लोग डर जाते हैं, एक तो वैसे ही बच्चा है, बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हुई, ऊपर से कॉस्ट्स, हाउ मच डू वी स्पेंड ऑन थेरेपीज, कब तक करते रहेंगे, कैसे होगा? तो कैन यू गिव अ बॉल पार्क, थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं इसमें क्या कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है? राइट, डिफरेंट पीपल चार्ज डिफरेंटली, ओके, और डेफिनेटली कोई आप स्पेशलाइज सर्विसेज ले रहे हो तो यू हैव टू पे फॉर दैट, isn't it? Now that I am basically in Gangaram Hospital also, I am a consultant there and running this child development center as well with other team members as well. So हमारा क्या होता है, हमारा जैसे 2 दिन हम एक जनरल ओपीडी भी करते हैं. जनरल ओपीडी में फ्री ओपीडी होती है, तो उसमें हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, सारी सर्विसेज फ्री होती है. तो अगर कहीं भी किसी को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन कम टू अस, दे कैन टॉक टू अस. Finances is not a priority here. Intention is to help, but definitely if you are taking services, we need to pay for this. अब रेंज जो होता है यूजुअली कहीं पे 500 से स्टार्ट होता है पर सेशन, कहीं 6, 7, 8, कहीं कहीं पे 1500 भी होता है पर सेशन, या 2000 होता है. सो इट वेरीज फ्रॉम वन प्रोफेशनल टू अनदर प्रोफेशनल. जो चीज़ US UK में पौने घंटे में हम 22,000 या 22,000 या 30,000 के करीब होता है, यहाँ पे हम वो 700-800 रुपीज में तो हम हमारा per session वो करते तो हैं. आई थिंक इंडिया इज नोन फॉर डूइंग एनीथिंग इन 1/5 ऑफ द Yes, कॉस्ट, जब yes, भी yes, मेडिकल yes. की Yeah, बात it है is not huge, but at some places I have seen, I have heard that people are overcharging. They are charging very high, which is not an ethical practice. We should not be. क्योंकि आप इट्स अ मजबूरी, पेरेंट आएगा आपके पास तो. But हमारे पास we have always a bracket of 25%. I didn't want to say this, but let me tell you this, that 25% of all our patients are seen for free. And if any parent, even if he raises his finger that I have a concern financially, our team takes care of it and they can be helped like anything. Finances should not be a limitation आपके बच्चों के लिए. आप हमारी टीम से you can reach out to us and we'll help you on that. तो आपने जैसे कहा कि पर सेशन होता है, कुड बी 500, कुड बी, तो दो अभी हमको ऐसा नंबर नहीं दे सकते कि एक बच्चे के लिए इतने सेशन जरूरी होते हैं, पर Right. मिनिमम हम यूजुअली कितने सेशंस करने ही पड़ते हैं? माइल्ड ऑटिज्म अगर दिया जाता है तो यूजुअली रिकमेंडेशंस ऑफ 38 आवर्स ऑफ इंटरवेंशन पर वीक इज रिकमेंडेड, पर वीक. बट अब इतना हम कर नहीं सकते, तो हम 1.5 घंटे 2 घंटे की थेरेपी क्लिनिक में कर लिया, उसके बाद वही चीज़ को रेप्लिकेट आपने घर पे किया. आजकल परसों मदर इज अ प्राइमरी केयर गिवर, करना पड़ता है, हर रोज करना चाहिए. अब मॉडरेट है तो या सीवियर है तो डेफिनेटली वी नीड टू डू ए रोबस्ट थेरेपी इंटरवेंशंस. तो क्या आप पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं? हाँ, मेरा जो पर्सनल फोटे है या एम है कि हर कोई पेरेंट समझे अपने बच्चे को, उनको थेरेपीज पता हो क्या हो रही है और कैसे करनी है, तो देन ओनली अ चाइल्ड कैन बी टेकन केयर ऑफ. एंड नॉट जस्ट थेरेपी, इवन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अदरवाइज. आजकल तो देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट आल्सो बिकॉज द चाइल्ड आर लाइक रिबेल्स. राइट. वी सी लॉट ऑफ, अभी तक तो हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, हमारे पास नॉर्मल बच्चे भी आते हैं क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ स्कूल्स हु आर विद अस ऑन बोर्ड. दे सेंड अ लॉट ऑफ रेफरल्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन. एडोलसेंट इश्यूज हैं, हाइपर एक्टिव बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, स्ट्रेस में रहता है, दोस्त नहीं बना पाता. तो इसमें हमारी एक जो मेंटल हेल्थ टीम है, वी हैव अ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 25 साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ हु टेक केयर ऑफ दीज सर्विसेज एंड काउंसलिंग, मदर की, फादर की, पेरेंट्स की, साथ साथ में उनकी मैरिटल काउंसलिंग भी हो जाती है क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि फादर मदर आपस में सही नहीं होते हैं, उसकी वजह से वो प्रोजेक्शंस बच्चे पे आती हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई लाइक टू आस्क दिस टू एवरी साइंटिफिकली इंक्लाइंड डॉक्टर, कि बहुत जगह बोलते हैं आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इन सब चीज़ों से भी इनका क्योर तो नहीं बट कुछ रिजल्ट आ सकता है. तो व्हाट इज योर बिलीफ इन दैट? See, I am not driven by my beliefs in this. I am driven by the scientific recommendations and medical bodies. There is no recommendation जहाँ पे लिखा गया हो कि आयुर्वेदा या होम्योपैथी से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ट्रीट होता है. प्लीज़ डोंट फॉल फॉर द ट्रैप. देयर इज़ नथिंग लाइक कि अगर कोई दवाई खा के बच्चे को आपकी भाषा समझ नहीं आ सकती, ये जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना बेटर है. तो जो लोग इन साइंसेस में बिलीव करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो देयर इज नो वे दैट दे कैन डू एनीथिंग. अगर कुछ कोई ऐसी, लेट देम डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, लेट देम पब्लिश पेपर्स साइंटिफिकली. वो भी कोई थेरेपीज तो बताते होंगे. थेरेपीज नहीं बताएगा होम्योपैथी एंड साथ में आयुर्वेदा दे में. देगा कुछ, आई नो, दे विल गिव द मेडिकल जो उनका एस्पेक्ट है वो देंगे, लेकिन मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है कि किसी मेडिकल बॉडी ने उसको ऑटिज्म के लिए रिकमेंड किया हो. फॉर एग्जांपल आपको बुखार आता है
तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, फिजिशियन के पास, और वो आपको देखता है, आपको दवाई देता है, ठीक करता है। अब आपको घर पे भी तो आप कभी गोली खा के ठीक हो ही जाते हो ना। डज इट मीन दैट यू आर अ डॉक्टर? यू आर नॉट अ डॉक्टर फॉर दैट थिंग। बट कुछ कुछ पेशेंट्स आपने देखा होगा, उनके बच्चों में कुछ कुछ चेंजेस आ जाती हैं। उनको लगता है कि मैंने आयुर्वेदा खिला दिया दवाई, मैंने होम्योपैथिक दवाई खिला दी और मेरा बच्चा शांत हो गया, मेरे बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया। खुद ही साइकोलॉजिकली, वो साइकोलॉजिकल है, वो एज अप्रोप्रिएट होता है, बच्चा खुद भी कुछ सीख जाता है, बट वो मेडिकेशन की वजह से, उन मेडिकेशंस की वजह से नहीं होता। Just a last question कि India versus the West, let's say, how good or behind are we जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं या हम अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज समा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वो वाला काउंसलिंग का लेवल आया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि आप, क्योंकि आप दोनों वर्ल्ड्स देख चुके हो। राइट। सी देयर आर टू थिंग्स, वन इज चाइल्ड डेवलपमेंट, वन इज मेंटल हेल्थ। जी, चाइल्ड डेवलपमेंट हम बहुत आगे हैं, वी आर डूइंग वंडरफुल वर्क, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क। मे बी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, हम दिखाते नहीं हैं चीज़ें, लेकिन यूएस यूके हमारे तकरीबन, बात नहीं हो रही ना। मैंने आपको बोला हमारे पेशेंट जो हैं वर्ल्ड वाइड हैं। अब हमें उसी से तो पता चलता है। आपको बाहर यूके में आपको 6-6 महीने लग जाते हैं डायग्नोसिस में, फिर रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस, फिर उनका इंश्योरेंस का प्रॉब्लम, और बहुत कॉस्टली होता है। उस टाइम पे मेरे बच्चे का बेस्ट एज चला जाता है। इंडिया में तो आप 2 दिन 3 दिन में सारा डायग्नोसिस करके प्लानिंग और थेरेपी स्टार्ट करते हो। सो इन दिस एस्पेक्ट वी आर वे अहेड, एंड थेरेपी इज आल्सो एट पार। थेरेपीज आर बेटर हियर, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ABA थेरेपिस्ट आएगा, हफ्ते में 1 दिन आके 45 मिनट का कुछ ऐसे आपको समझा देगा। यहाँ पे तो रोज 2-3 थेरेपिस्ट आपके साथ सामने बैठ के काम करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में इंडिया इज वे अहेड, बट डेफिनेटली देयर इज अ लॉट टू बी डन, क्योंकि बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे सर्विसेज नहीं है। जब हम ओपन करते हैं, हमारे 14 सेंटर्स आर नाउ देयर, जब भी मैं ओपन करता हूँ तो नीचे आप देखोगे कमेंट्स में हर किसी स्टेट से आता है, सर व्हेन इज दिस नेक्स्ट, व्हेन इज दिस, और हम करना चाहते हैं, लेकिन ओपन करना तो बहुत आसान है, लेकिन देन यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी आल्सो। मेंटल हेल्थ में हम थोड़ा सा पीछे हैं। मेंटल हेल्थ सर्विसेज जैसे काउंसलिंग है, साइकोथेरेपीज हैं, पेरेंट्स अभी ओपन अप नहीं हो रहे हैं उतना। ये ऐसे ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा परेशान है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा हम पीछे हैं, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट में हम बाहर से मुल्क से आगे। सोसाइटल स्टिग्मा है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फेयर है, फोबियाज हैं, सोशल स्टिग्मास हैं, और ये लगता है कि एक बार डॉक्टर साहब के पास गए, वो दवाई देगी तो एडिक्शन हो जाएगी, फिर वो हमेशा लिखना पड़ेगा, हमेशा खाना पड़ेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान नूरानी कि आप आए और आपने हमारे काफी क्वेश्चंस आंसर किए, आई थिंक काफी मिथ्स भी बस्ट किए। बट बिफोर आई लेट यू गो, हम एक क्विक रैपिड फायर करेंगे एंड ट्राई एंड चूज वन, एंड बोथ मत बोलना, मतलब इट्स इजी। सो यू आर ऑन द हॉट सीट अब। सो ये तो मुझे भी पता है आपका आंसर अब क्या होगा, प्लेग्राउंड और क्लासरूम? प्लेग्राउंड। IQ और इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस। स्क्रीन टाइम लिमिट और नो स्क्रीन टाइम एट ऑल? स्क्रीन टाइम लिमिट। यानी क्या लिमिट होनी चाहिए? देयर अ लिमिट? या देयर इज अ लिमिट। फॉर एग्जांपल 1.5 घंटा देना है हमें जो 2 साल के ऊपर बच्चे होते हैं, एंड देन 3 आवर्स फॉर मोर देन 6 इयर्स ऑफ एज, बट एवरीथिंग शुड बी सुपरवाइज्ड। रिवॉर्ड सिस्टम और वर्बल प्रेजेस? वर्बल प्रेजेस इंस्टेंटेनियसली उसी टाइम पे, बच्चे ने अच्छा किया वहीं पे, कैच हिम व्हेन ही इज डूइंग गुड थिंग। रिवॉर्ड सिस्टम 2 महीने के बाद मिलेगा, बड़ा रिक्लूसिव है। आर्ट थेरेपी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स? बोर्ड गेम्स। Gen Z or Alpha generation, who's harder to handle? Alpha. Autonomy or parental guidance? Parental guidance. One-on-one counseling or group therapy? Group therapy, anytime. Always better? Not always better, but I prefer because the social support is high. In some cases, you can't do group therapies always. You have to do one-to-one psychotherapies. Storybooks, audiobooks? Storybooks. Montessori method or traditional school? Montessori. Creativity or discipline? What's more important in childhood? Creativity. Creativity? Yes. Okay. Because if you make them creative, they will discipline themselves on their own. Discipline is a myth. It was done in 1970s. Don't discipline your children. Give them that freedom that they can come back to you and tell you that, Dad, I think I'm doing this wrong, so help me out here. I think in child or bringing up the child, ना discipline word का meaning गलत कर दिया है because it's mostly to do with brutal force. Exactly. And that authority कि मैंने बोला तो तुम्हें करना है. हमने फिटनेस वगैरह में वो ठीक रखा है कि डिसिप्लिन है, जाओ खाओ वैसा, बट नॉट डिसिप्लिन इज मेंटेनिंग अ बैलेंस. जी. Therapeutic pets or maybe fidgety toys if there's anxiety? Therapeutic pets anytime. Okay. Your favorite book on psychology? I was gifted one book by my dad. It was How to Stop Worrying and Start Living.
by Dale Carnegie. जी. And that's one of my favorite till time. And that's what has. I think that's been also a my- message. That's थोड़ा. a that's a good That's message. a good message in That's a good today's world. message, yeah. One myth about autism जो आपको लगता है बिल्कुल ही डिबंक करना चाहिए. Absolutely. ऑटिज्म मदर की लापरवाही से नहीं होता. सेकेंड, ऑटिज्म के लिए जो ट्रीटमेंट है वो थेरेपेटिक है, लेकिन ऑटिज्म में दवाइयों से ठीक नहीं होता. स्टेम सेल थेरेपी, मल्टीविटामिन्स, ग्लूटेन फ्री केसीन फ्री डाइट, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ जिनको हम ब्रेन बूस्टर्स बोलते हैं, उससे ऑटिज्म ट्रीटमेंट नहीं होता. ग्रेट, थैंक यू सो मच. एंड ऑन दैट नोट मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने पॉडकास्ट अभी तक देखा. आप लोग प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. ऐसे और बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हम आपको समझे क्या पे लाते रहेंगे. एनीवेज, अगर आपको डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट करना है तो उनका नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है. उन्होंने एक गाइडलाइन की बात की है, हम वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं. आई थिंक पेरेंट्स को वो ज़रूर पढ़ना चाहिए. पेरेंट्स क्या, हम सबको पढ़ना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ के साथ क्या करना है एंड हाउ रिस्पॉन्सिबल वी शुड बी. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच. आई थिंक आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था. बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता थी thank you so much. जो मुझे पता चल गई. एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी सेम होगा. और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, प्लीज़ आप डरिए मत. इसको आप पॉजिटिव स्ट्राइड में लीजिए एंड उनकी थेरेपी के साथ उनके साथ वर्क कीजिए. एंड आई एम श्योर आपको भी कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगा. टिल देन, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आज के लिए इजाज़त दीजिए. समझे क्या. थैंक यू.